न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे हम। सम्राट अशोक ने अपने प्रशासन में न्याय व्यवस्था किस प्रकार की न्याय का क्या न्याय के लिए उसने क्या स्थापना करी, आइए पढ़ते हैं। सम्राट प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। ठीक है, सम्राट प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे, जहां ग्रामणी और ग्रामवध अपने निर्णय देते थे। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ग्राम न्यायालय। तो सम्राट अशोक के न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता है, वही न्याय करता है। और सबसे निचले स्तर पर अगर आता है तो वो है आपका ग्राम न्यायालय। और ग्राम न्यायालय में जो है आपका निर्णय कौन देता है, ग्रामणी और ग्राम वृद्ध लोग, गांव के लोग देते हैं। इसके ऊपर यानी ग्राम न्यायालय के ऊपर आपके संग्रहण होगा, द्रोणमुख होगा, स्थानीय होगा और जनपद स्तर के लोग होंगे। जो कबीले के सरदार वगैरह जो होते हैं ना, उनको जनपद स्तर के न्यायालय कहते हैं। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र, जिसका नया नाम वर्तमान में पटना है, तो बिहार की राजधानी आप सब जानते हैं। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार के थे। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आएगा आपका धर्म स्थनीय। क्या आएगा, धर्म स्थनीय। धर्म स्थनीय में आप देखेंगे धर्म स्थनीय में आएगा आपका, इन न्यायालयों में निर्णय का कार्य धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्मस्थ या व्यवहारिक और 3 अमात्य करते थे। अमात्य मतलब यहाँ पर है मंत्री। और धर्मस्थ का काम, धर्मस्थ को यहाँ पर आप व्यवहारिक कह सकते हैं। ठीक है, तो धर्मस्थ धर्मशास्त्र के अंदर जो व्यक्ति निपुण होगा वही व्यक्ति यहाँ पर काम करेगा, न्याय करेगा। और उसके साथ 3 मंत्री और होंगे। धर्म स्थनीय को आप एक प्रकार से दीवानी अदालत समझ सकते हैं। आप जानते हैं दीवानी अदालत का काम कृषि वगैरह जो है, कृषि है और राजस्व से संबंधित जो काम होते हैं वो दीवानी अदालत के अंदर होते हैं। तो धर्म स्थनीय एक प्रकार की दीवानी अदालत थी। चोरी, डाके व लूट के मामले जिन्हें साहस कहा गया, वो भी धर्मस्थलीय अदालतों में ही रखे जाते थे। चोरी, डाके और लूट के मामले धर्मस्थलीय अदालत में आते थे। कुवचन, मानहानि, मारपीट के मामले भी धर्मस्थलीय न्यायालय में भी लाए जाते थे, जिसे वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहा गया। यानी चोरी का, कुवचन, मानहानि और मारपीट के मामलों को धर्मस्थलीय अदालत में लाया जाता था और इसे वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहा जाता है। इसके अलावा आपका आता है अगला कंठशोधन। कंठशोधन यहाँ पर आपका है, कंठशोधन से मतलब फौजदारी अदालत से। ठीक है, कंठशोधन दूसरी अदालत का नाम है। पहली अदालत धर्मस्थलीय अदालत पहली है और कंठशोधन दूसरी अदालत। ये फौजदारी अदालतें थी। 3 प्रदिष्टि और 3 अमात्य मिलकर राज्य तथा व्यक्तियों के बीच में विवादों का निर्णय करते थे। 3 तो प्रदिष्टि और 3 मंत्री मिलकर राज्य और व्यक्ति के बीच में अगर झगड़ा हो जाता था तो उस झगड़े को निपटाने का कार्य फौजदारी अदालतें करती थी, जिसे कंठशोधन कहते हैं। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को राजुक कहा जाता है। नगर का न्यायाधीश तो व्यवहारिक महामात्र या धर्म स्थनीय महामात्र कहलाएगा और जनपद न्यायाधीश को राजुक कहा जाता है। चाणक्य ने क्या लिखा है, चाणक्य के अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग है। कितने? 4 मुख्य अंग। धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। कानून के 4 अंग है, धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। अब हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन समाज। आखिर सम्राट अशोक के यहाँ सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, समाज में क्या क्या व्यवस्था थी, समाज में किस प्रकार, समाज किन लोगों के बीच में बटा हुआ था, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए आप मौर्यकालीन समाज। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज कृत इंडिका और अशोक के अभिलेखों से मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना। कौटिल्य ने 4 वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित करे। उसने बताया कि 4 वर्ण क्या काम कर सकते हैं, क्या काम करते थे। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। कौटिल्य ने 4 वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित किए हैं। 4 वर्णों के अलावा कौटिल्य ने अन्य जातियों,
और कौन कौन सी जातियाँ बताइए? निषाद, जो जंगल में ये जो शहद है और फल फूल है, इसके अलावा शिकार का कार्य भी करती है। तो निषाद राज आप जानते होंगे, रामायण में भी इसके बारे में जिक्र हो रखा है निषाद राज के बारे में। पार्शव, रत्कार, शता, वेदेहक, सूत और चांडाल आदि अन्य जातियों का भी 4 वर्णों के अंदर कौटिल्य ने उल्लेख किया। मेगस्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में है। तो मेगस्थनीज जो है आप जानते हैं इम्पोर्टेंट है, दरबारी था चंद्रगुप्त मौर्य का, और अशोक के दरबार के बारे में भी इसे पूरी जानकारी थी। मेगस्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में लिखा कि सम्राट अशोक के दरबार में जो है 7 जातियां थी। भारतीय समाज 7 जातियों में बटा था। कौन कौन से 7 जातियां हैं? दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिकारी, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद और अन्य। तो ये 7 है, दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिकारी, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। ये 7 जातियां जो है वो मेगस्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में भारतीय समाज के अंदर बताई है। मेगस्थनीज ने अपने वर्गीकरण में जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर को भुला दिया। उसने जाति, वर्ण और व्यवसाय तीनों को महत्व नहीं दिया। उसने 7 प्रकार की बताई है बस केवल जातियाँ। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति को अधिक उन्नत नहीं कहा जा सकता है, ज़्यादा स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी स्मृति काल की अपेक्षा वे अधिक अच्छी स्थिति में थी तथा उन्हें पुनर्योग व नियोग की अनुमति थी। ठीक है, अब आप एक बार नक्शा देखिए, हमने जो भी नाम पढ़े हैं वो ध्यान से देखिए आप। 16 महाजनपद और उनकी राजधानी इसमें दी है, मैं उनके नाम बोलती हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप नक्शा देख रहे हैं, सबसे पहले आप देखिए इसमें अवंती दिख रहा है आपको, अवंती, ये रहा अवंती, अवंती, अश्मक, अवंती के बाद आपका अश्मक, वत्स, चेदी, इसी के नीचे चेदी, फिर कौशल, काशी, इसकी जस्ट ऊपर मल, वज्जी, मगध, अंग, पांचाल, कुरु, मत्स्य, मथुरा, शूरसेन, तक्षशिला, कंबोज, ये आपके 16 महाजनपद है। ठीक है, जिनकी राजधानियाँ साथ ही में लिखी हुई है। मत्स्य की विराटनगर, मथुरा की राजधानी शूरसेन, अवंती उज्जैन, अश्मक, ठीक है, उसके अलावा वत्स कौशाम्बी, शक्तिमती चेदी की, और काशी वाराणसी, ठीक है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, मल्ल की कुशीनगर पावा, और पांचाल की 2 राजधानियां हैं अहिछत्र और काम्पिल्य, कुरु की इंद्रप्रस्थ, मथुरा की शूरसेन, मगध की राजगृह और गिरिवज्र, वज्जी की वैशाली, अंग की चंपा, ठीक है, ये गांधार की तक्षशिला, कंबोज की राजौरी और द्वारका। तो ये 16 महाजनपद की राजधानियां हैं, हमने पढ़ी हैं। इसके बाद अगले मैप में देखिए मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र। तो आपको मैंने पढ़ाते समय बोला था कि इसमें 5 प्रांत है इसके मौर्य साम्राज्य के। कितने? 5 प्रांत। तो सबसे पहला नंबर देखिए आप तक्षशिला का, ये आपका सबसे ऊपर है, अफगानिस्तान के यहाँ तक्षशिला पहला प्रांत। फिर है आपका उज्जैन, अवंती उज्जैन, ठीक है, दूसरा। फिर दक्षिण में आप देखिए सुवर्णगिरी, पढ़ा था हमने, तो ये सुवर्णगिरी। फिर आपका ये कलिंग की राजधानी तोशाली, ठीक है, धोली या तोशाली। और फिर है बिहार की राजधानी पाटलिपुत्र या पटना। तो ये मौर्य साम्राज्य के प्रमुख राजनीतिक केंद्र है। फिर आइए आप आगे, ये आप देखिए सम्राट अशोक का एमपी में सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में बना हुआ है। ये सांची का स्तूप बहुत ही सुंदर आकृति है इसकी कारीगरी के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में भी आप देख सकते हैं। ये पुराने पीले पत्थरों से निर्मित किया गया है। सम्राट अशोक ने इस पर बारीकी में ही काम करवाया और अपने अभिलेखों को इन खंभों पर लिखवाया है इसने। आप आकृति देख सकते हैं, इन खंभों पर जो है जानवरों की आकृतियाँ बनी हुई है। सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश में। फिर इसके बाद आप देखिए सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ बनाया। आप नोट पर और कई जगह पर आप इस स्तंभ की इस आकृति को देखते हैं। एक स्तंभ है ये और इस स्तंभ के ऊपर 3 शेर हैं। शेर तो 4 है लेकिन 3 सामने दिखते हैं और एक पीछे है।
फिर आप यहाँ नीचे देखिए, ये अशोक चक्र बना हुआ है और ये आप देख सकते हैं हाथी, और इसके अलावा ये आपका दौड़ता हुआ घोड़ा। तो ये सम्राट अशोक इस स्तंभ को टोपरा से दिल्ली लेकर के आया। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था सम्राट अशोक ने अपने अधिकांश अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे। तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं, आप इसे अच्छे से देखिए, ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। फिर आइए अशोक का साम्राज्य। तो आपने पढ़ा था 263 ईसा पूर्व से 232 से 263 ईसा पूर्व इसको माना जाता है, और 261 में उसका 8वां कलिंग पर आक्रमण था। ठीक है, और 232 में इसका अंत हो चुका है, मर चुका है ये। तो आप देखिए, ये इसमें शिलालेख और अशोक की लाटें, स्तूप, लघु शिलालेख, गुहा लेख, ये सब दे रखे हैं इसके अंदर। जैसे शाहबाज गढ़ी, मानसेहरा, ये पाकिस्तान में आता है, हमने पढ़ा था किताब में। उसके अलावा आप ये इसमें इम्पोर्टेंट जो है उस पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे कुशीनगर, ये लुम्बिनी जहाँ पर अशोक यात्रा करने के लिए गया, और कुछ नदियाँ दे रखी हैं बीच में, कुशीनगर, नंदनगढ़, वैशाली, रुमनदेई इसका अभिलेख है, लघु शिलालेख अभिलेख। ये पाटलिपुत्र आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप धौली, तोशली, ये राजधानी। ठीक है, मास की, ये रहा मास की अभिलेख। और इसके अलावा मैसूर, सोपारा, यहाँ सभी जगह। और ये सांची आपका उज्जैन एमपी के पास सांची। ठीक है, ये आपका सांची। सांची अभिलेख है। ठीक है, इस प्रकार अशोक के साम्राज्य के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। तो यहीं आपके सम्राट अशोक का शासन समाप्त होता है। अशोक का जो अंतिम मौर्य सम्राट था उसका नाम आपने सुना था, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था, और उस बृहदत्त की हत्या उसी के ब्राह्मण मंत्री, पुरोहित मंत्री था पुष्यमित्र शुंग, उसने हत्या कर दी थी, और उसी के साथ मौर्य साम्राज्य की समापन हो गया। और पुष्यमित्र शुंग ने इसी के बाद अगला साम्राज्य की स्थापना करी, वो था शुंग वंश। तो शुंग वंश का भी देख लीजिए आप। शुंग वंश में इसकी स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, और मौर्य राजा बृहदत्त का ये सेनापति था, ये प्रधान सेनापति था, ब्राह्मण भी था, और इसने इस बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने अपने शुंग साम्राज्य की स्थापना करी। उसने उसे मार कर अधिकार कर लिया था सिंहासन पर, पुष्यमित्र शुंग ने। उसने 151 ईसा पूर्व तक राज्य किया। उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की, और अपने राज्यकाल में 2 बार, आप ध्यान रखना, पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किए। ये अश्वमेघ बार बार आएगा, इसे ध्यान रखना। इसने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ करवाया। उसके बाद सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि अश्वमेघ यज्ञ में उसका पुरोहित था। ठीक है, व्याकरण पतंजलि जो है, आपने नाम सुन रखा होगा पतंजलि, ये अश्वमेघ यज्ञ जब हुआ था तब उसमें ये ब्राह्मण था पतंजलि। पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश में जो भी राजा हुए उनके नाम कुछ इस प्रकार है। पुष्यमित्र के बाद आया अग्निमित्र, फिर आया ज्येष्ठ मित्र, फिर आया भद्रक, भागवत, और देवभूति अंतिम था। ठीक है, देवभूति जैसा इसने इतिहास खुद किया वैसा ही इसके साथ इतिहास हुआ। इसने, पुष्यमित्र ने बृहदत्त की हत्या की और शुंग वंश की स्थापना की। उसी प्रकार देवभूति जो था वो आखिरी था, और देवभूति को उसके खुद के मंत्री वासुदेव ने लगभग 73 ईसा पूर्व में सिंहासन से हटा दिया। आखिरी अग्निमित्र, ज्येष्ठ मित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति को उसके ही मंत्री वासुदेव ने लगभग 73 ईसा पूर्व में सिंहासन से हटा दिया, और खुद शासन संभाल लिया। किसने? वासुदेव ने।